हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम ग्रोइंग टुगेदर विद शिरीष। और आज के हम इस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं अगेन कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स की, जो कि टेबल्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगेन स्वागत करते हैं आपका, अ वेरी वार्म वेलकम टू द इंपॉर्टेंट टेबल्स फॉर गेट, CSIR, ICMR, DBT एंड अदर लाइफ साइंस एग्जाम्स। आज का जो सोर्स है टेबल्स का वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल, 6th एडिशन, जो ब्रूस अल्बर्ट्स की बुक है। ब्रूस अल्बर्ट्स उसमें एक राइटर है, और भी है लेकिन वो फेमस ब्रूस अल्बर्ट्स की बुक से ही है, तो उन्हीं का नाम जबान पे आता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड देखिए, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इतनी सिंपल स्लाइड डालने का क्या मतलब था। देखिए, इतनी सिंपल स्लाइड डालने के दो मतलब थे। पहली बात तो ये है कि कभी कभार आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में सिंपल चीजों को छोड़ देता है और उसमें मात खाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आयनिक हाइड्रोजन और वंडरवॉल फोर्सेस का स्ट्रेंथ क्या क्या रहता है और कोवेलेंट का स्ट्रेंथ कैसा रहता है। इसकी लेंथ के बारे में पता होना चाहिए। ये समझ में आना चाहिए कि जितनी लेंथ कम होगी बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा, जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना ही बॉन्ड वीक होगा। ठीक है, तो वैक्यूम में और वाटर में वो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के आता है, अगर आपने ट्वेल्थ में इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला चैप्टर याद होगा आपको, तो उसमें K Q1 Q2 बॉन आर स्क्वायर आता है या डी स्क्वायर आता है, वेयर के इज द कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वो वही है। तो आगे चलते हैं थोड़ी सी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ये शायद मैं आपको लेनेंजर की किताब से भी बता चुका हूँ। एक्टिवेटेड करियर किसमें है, ग्रुप कैरीड इन द हायर हाई एनर्जी लिंकेज कौन सा है, एटीपी फॉस्फेट करता है, एनएडी एनएडीपीएच एफएटीएच2 इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन्स करते हैं। रिमेंबर, ये केवल इलेक्ट्रॉन्स नहीं करते, हाइड्रोजन्स भी कैरी करते हैं। एसिटाइल को एसिटाइल करता है, कार्बोक्सिलाइटेड बायोटिन कार्बोक्सिल ग्रुप करता है, एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन मिथाइल ग्रुप करता है, यूरोडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज ग्लूकोज ग्रुप कैरी करता है। इनफैक्ट जब आप स्टार्च सिंथेसिस प्लांट्स में पढ़ते हैं या जब ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में पढ़ते हैं, तब भी आप इस वाले जो एक्टिवेटेड कैरियर है उसको देखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगेन एक बहुत ही बेसिक सी टेबल है, बट क्योंकि गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक में गलतियां बहुत पेन देती है। ठीक है, अगर आपका एक बेसिक सवाल गलत होता है जो औरों का सही है, बाकियों को 5 नंबर मिल रहे हैं, 4 नंबर मिल रहे हैं, आपके 5 नंबर कट रहे हैं, या बाकियों को 2 नंबर मिल रहे हैं, आपके 2.5 नंबर कट रहे हैं, तो ऐसा हम क्यों करें। ठीक है, अब हाइड्रोलाइसिस क्या है, जनरल टर्म है एंजाइम्स का जो हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज कराता है। न्यूक्लियस प्रोटीएसेस आर स्पेसिफिक सब क्लासेस ऑफ द एंजाइम आते हैं। न्यूक्लियस कौन सा होता है, एंडो एक्सो न्यूक्लियस कौन से होते हैं। हाँ, एंडो और एक्सो न्यूक्लियस से एक चीज याद आई। एंडो न्यूक्लियस का मतलब ये नहीं है कि वो बीच में ही कट करेगा, एंडो न्यूक्लियस का मतलब है कि वो अंदर कट करेगा। ठीक है, हालांकि ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, बट कभी कभार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रोटीज आपको पता है, ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स होता है। सिंथेसिस ये कैसे करते हैं, सिंथेसाइज मॉलिक्यूल्स इन एनाबॉलिक रिएक्शन बाय कंडेंसिंग टू और मोर स्मॉल मॉलिक्यूल्स टुगेदर। जैसे कि एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से मिलाकर जो एक अमीनो एसिड का डाई वो बनाता है, डाई पेप्टाइड बनाता है, वो एक तरह का सिंथेसिस रिएक्शन है। लाइगेजेस क्या करते हैं, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस में डीएनए को वो चीजों को जोड़ते हैं। रिमेंबर, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। अब ये लाइगेजेस एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है कि एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, इस पे एक बेसिक सवाल बन सकता है। देखिए, CSIR के जो सवाल होते हैं वो ज्यादातर बेसिक ही होते हैं। ठीक है, और CSIR का पेपर में स्कोर करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बट थोड़ा सा अगर आप फोकस करके पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। इसी तरह से डीएनए लैगेज फॉर एग्जांपल जॉइंस द टू एंड टुगेदर एंड टू एंड थ्रू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो गया। आइसोमेरेजेस हो गए, पॉलीमरेजेस हो गए। ठीक है, आइसोमेरेज क्या करता है, रीअरेंजमेंट कराता है विद इन अ सिंगल मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे जब आपका कीटोस से एल्डोज में चेंज होता है, जब आपका एल्डिहाइड से कीटोन में चेंज होता है, तो वो आइसोमेरेज कराता है, राइट। या कीटो इनॉल, वो नहीं, कीटो इनॉल से दूसरा ऑटोमेरिज्म है, वो अलग चीज है।
हालांकि वो भी एक तरह का आइसोमरिज्म ही है, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, रहने दीजिए। पॉलीमरेसिस है कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन सच एज सिंथेसिस ऑफ डीएनए आरएनए। काइनेसिस स्पेशल टाइप के वो होते हैं, सिंथेसिस होते हैं जो कि फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन कराते हैं। दे अटैच फॉस्फेट ग्रुप टू प्रोटीन्स। फॉस्फेटेजेस रिमूव कराते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज जैसे कि नाम से है कि वो ऑक्सीडेशन भी कराते हैं, रिडक्शन भी कराते हैं। ऑक्सीडेजेस ऑक्सीडाइज कराते हैं, रिडक्टेजेस और डिहाइड्रोजनेसेस रिड्यूस कराते हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर कोई एंजाइम ऑक्सीडाइज करवा रहा है किसी चीज को, ठीक है, तो वो क्या करा रहा है, वो उससे इलेक्ट्रॉन छीन रहा है। इट्स इट्स मेकिंग इट मोर पॉजिटिवली चार्ज्ड, राइट। एंड अगर कोई रिडक्टेज या डिहाइड्रोजनेज करा रहा है, तो वो उसे उससे जो है क्या कर रहा है, उसको रिड्यूस कर रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। अगेन आते हैं एटीपीज पे, हाइड्रोलाइज एटीपी। मेनी प्रोटीन्स में एटीपीज एक्टिविटी रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जांपल मोटे प्रोटीन सच एज मायोसिन एंड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सच एज सोडियम पोटेशियम पंप। जीटीपीज में जीटीपी हाइड्रोलाइज होती है, जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन सेंट्रल रोल्स इन रेगुलेशन ऑफ सेल प्रोसेसेस। जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, राइट। तो अगर कुछ याद आ रहा होगा तो ये सब चीजें हैं। एक जनरल क्लासिफिकेशन है, बहुत बेसिक है पर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैंने इसीलिए डाला है। ओके, पॉज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पॉज करके आगे बढ़ेंगे, अगर कुछ देखना होगा पीछे देख लेंगे। अगेन थायमिन विटामिन बी1 है, राइबोफ्लाविन विटामिन बी2 है, ये भी इस लिनिंजर में आ चुका है। इसके कोएंजाइम्स क्या क्या हैं और ये कौन कौन सी एंजाइम रिएक्शन कराते हैं, पॉज करके आप लोग देखेंगे। मेरा काम नहीं है, मेरा काम यहाँ खत्म हो जाता है, मैं आपको काम की चीज बताऊंगा। ओके, कुछ ऐसे स्मॉल कोवलेंटली मॉलिक्यूल्स जो कि रेगुलेट करते हैं प्रोटीन फंक्शन को, जैसे फॉस्फेट पे अगर फॉस्फेट लगा अगर सेरिन थ्योरिन टायरोसिन पे, तो डिराइव द असेंबली ऑफ प्रोटीन इनटू लार्जर कॉम्प्लेक्सेस। मिथाइल पे लाइसिन पे मिथाइल लग गया तो हेल्प्स टू क्रिएट डिस्टिंक्ट रीजंस इन क्रोमेटिन थ्रू फॉर्मिंग ईदर मोनो डाई और ट्राइमिथाइल लाइसिन इन हिस्टोन्स, वो भी आगे पढ़ाऊंगा जीन रेगुलेशन के पार्ट में। क्रोमेटिन रिमॉडलिंग में एसिटाइल अगर लग गया लाइसिन पे तो हेल्प्स इन एक्टिवेशन ऑफ जीन एंड क्रोमेटिन बाय मॉडिफाइंग हिस्टोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइसिन का एसिटाइलेशन एक्टिवेशन ऑफ जीन्स कराता है, दोस्तों ये बात याद रखेंगे, राइट। लाइसिन का एसिटाइलेशन, लाइसिन पे लाइसिन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। एसिटाइल ग्रुप क्या होता है, एसिटाइल ग्रुप CH3CO होता है, C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। जब इस पे एसिटाइल ग्रुप लगेगा तो क्या एक्टिवेट होंगे जीन्स, जी हाँ बिल्कुल एक्टिवेट होंगे इन क्रोमेटिन मॉडिफाइंग मॉडिफाइंग हिस्टोन्स। palmitoyl group on cysteine fatty acid addition drives protein association with membranes, ठीक है। जब सिस्टीन पे पाल्मिटाइल ग्रुप अटैच होगा तो फैटी एसिड प्रोटीन का एसोसिएशन करा देगा मेम्ब्रेन पे। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन ऑन सेरिन एंड थ्योरिनिन कंट्रोल एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड जीन एक्सप्रेशन एंड ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। इसको पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओ लिंक्ड और एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, राइट, उसको आराम से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, आगे चलते हैं। यूबिक्विटिनाइजेशन ऑफ लाइसिन, मोनोयूबिक्विटिनाइजेशन एट regulates the transport of the membrane proteins in the vesicles. Polyubiquitin chain targets the protein for degradation. याद रखेंगे इस चीज को, बिल्कुल याद रखेंगे। यूबिक्विटिनाइजेशन का सीधा मतलब डिलीशन या फिर डिस्ट्रक्शन से, डिग्रेडेशन से नहीं है, राइट। अगर मोनो यूबिक्विटिन एडिशन हुआ है तो वो जीन के रेगुलेशन में भी हेल्प करता है और प्रोटीन्स के रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, राइट। पॉलीयूबिक्विटिन जब होता है तो ज्यादातर डिग्रेडेशन होता है। यूबिक्विटिन है क्या, ये 76 अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड है। देयर एट लीस्ट 10 अदर यूबिक्विटिन रिलेटेड प्रोटीन्स इन मैमेलियन सेल्स। इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसी कोई खास ज्यादा बात नहीं है। होता कहाँ पे, लाइसिन पे। ये सारी चीजें याद रखेंगे, पॉज करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, ये अगेन कौन सी ऐसी तीन चीजें हैं जो हाई फिडिलिटी ऑफ डीएनए सिंथेसिस करती है। भाई हमारा डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, कितनी बार रेप्लिकेट होता है, कितनी दफा रेप्लिकेट होता है, राइट, ठीक है। 2400 घंटे में से कोई ना कोई सेल कभी ना कभी तो रेप्लिकेट कर ही रही है। वो उस तरह से, किस तरह से, क्योंकि अगर म्यूटेशन हुआ, देखिए आरएनए में मॉडिफिकेशन और म्यूटेशन फिर भी चल सकता है, बट डीएनए में मॉडिफिकेशन और म्यूटेशन इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि वो
आपको विरासत में मिला है अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से, अपने नाना नानी से। तो आपकी विरासत खराब नहीं की जा सकती है, इस बात को याद रखिएगा। आपके जीन्स खराब नहीं किए जा सकते, ठीक है। इसलिए वो काफी एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेस होता है, एरर लेस प्रोसेस होता है, और वन इन 10⁻, यानी कि 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, यानी कि 1000 करोड़ में से कभी एक बार गलती होती है। कितनी खूबसूरत बात है। 1000 करोड़, 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं। ये 10⁻10 है, तो अगर मैं उसको थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करूं, तो 1000 करोड़, 1000 करोड़ में से कभी एक बार कोई गलती होती है, और वो एक गलती भी भारी पड़ती है। प्रोबेबिलिटी का खेल समझिए, ठीक है। आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टेबल है। आप इसको कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और ये आपकी डायरेक्ट आईसीएमआर में, डीबीटी में, सीएसआईआर में, गेट में, हर जगह आने के इसके पूरे पूरे चांसेस है। अगेन मैं ये कह रहा हूं, पूरे पूरे चांसेस है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आ ही जाएगी। सॉरी फॉर दैट। स्टार्ट करेंगे कुछ इनहेरिटेड ह्यूमन सिंड्रोम्स जहां पे डिफेक्ट आता है डीएनए रिपेयर सिस्टम्स में, राइट। MSH2 3 6 MLH1 PMS2 कोलन कैंसर में होता है। ये मिसमैच रिपेयर के एंजाइम में, इससे आपको ये भी याद हो रहा है कि ये सारे मिसमैच रिपेयर के एंजाइम है। जो मैंने एंजाइम वाला शायद जो पार्ट 4 डाला था, उसमें ये मैंने मेंशन किया है। जीरोडर्मा पिगमेंटोसा स्किन कैंसर, यूवी सेंसिटिविटी, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज, ये ए में इसमें प्रॉब्लम आती है। न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर का ये पार्ट है, ठीक है। पिगमेंटोसम, पिगमेंटोसा नहीं पिगमेंटोसम, आई एम सॉरी फॉर दैट। कोकेन सिंड्रोम जो है, अगेन यूवी सेंसिटिविटी, डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज आती है, कपलिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर टू ट्रांसक्रिप्शन। कोकेन सिंड्रोम में एनईआर पाथवे जो है वो अफेक्टेड होता है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन से लिंक्ड है। एक्सपी वेरिएंट, ये इसी का एक वेरिएंट है, जहां पे भी ट्रांसलीशन सिंथेसिस बाय डीएनए पॉलीमरेज 5, ठीक है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रांसलीशन सिंथेसिस कौन सा पॉलीमरेज कराता है, डीएनए पॉलीमरेज 5 कराता है, ठीक है। एक्टेसिया टेलिंगेटेसिया, ठीक है, 80, ये ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, गामा सेंसिटिविटी, जीनोम इंस्टेबिलिटी कराता है। एटीएम एटीआर कॉम्प्लेक्सेस, याद करिए सेल साइकिल में हम लोग पढ़ते हैं, जी हाँ वही चीज है। A protein kinase that is activated by double-stranded breaks. BRCA1, BRCA2 ब्रेस्ट कैंसर में ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, एंड दे आर ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट एंड ओवेरियन एंड प्रोस्टेट कैंसर, रिपेयर बाय होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशंस, याद रखिएगा। वर्नर सिंड्रोम ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी के लिए नहीं है, लेकिन नेवर नो, आ सकता है। प्रीमेच्योर एजिंग, कैंसर एट सेवरल साइट्स, जीनोमिक इंस्टेबिलिटी, accessory 3' nucleus at DNA helicase used in repair. Bloom syndrome, cancer at several stages, stunted growth and genome instability, DNA helicase needed for recombination. Fanconi anemia groups A, G, congenital abnormalities, leukemia, genome instability, DNA interstrand cross-link repair, and 46BR patient, hypersensitivity to DNA damaging agents, genomic instability, and DNA ligase 1. मेरी एक बहुत आपसे रिक्वेस्ट है, एज अ एजुकेटर, एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, एज अ सीनियर, कि आप प्लीज इस टेबल को 2-3 बार बोल बोल के, लिख लिख के याद कर लीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, दैट्स माय सजेशन, दैट्स माय एडवाइस। मैंने आप लोगों के सामने इसीलिए इस टेबल को बोला, ताकि आप लोगों को कुछ दिमाग में चीजें जाए, ठीक है। आगे चलते हैं, पॉज कर लीजिए, आराम से इस टेबल को पढ़िए, देखिए, समझिए, क्योंकि इससे मैच द कॉलम आने के प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
अगेन एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टेबल। मैं इस टेबल के बारे में भी यही कहूंगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, नहीं मिस करनी चाहिए, कभी नहीं मिस करनी चाहिए। और आप मिस नहीं करेंगे क्योंकि आप मुझसे जो है गाइडेंस ले रहे हैं। तो देखिए, तीन मेजर क्लास के ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से समझना है। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, मूव करते हैं, यहां से वहां उछलते कूदते फांदते रहते हैं। ठीक है। डीएनए ओनली ट्रांसपोजेस में आते हैं आपके शॉर्ट इन्वर्टेड रिपीट्स एट ईच एंड, जिसमें ट्रांसपोजेस एंजाइम का सबसे ज्यादा रोल होता है। मूव्स एज अ डीएनए ईदर बाय कट पेस्ट और रेप्लिकेटिव पाथवे, जैसे कि पी एलिमेंट इन ड्रोसोफिला, एसीडीएस इन मेज, TN3 and TN10 in E. coli and TIM3 in Snapdragon. ठीक है। Retroviral like transposons directly repeated long terminal LTR at each end, reverse transcriptase and integrase, moves via RNA intermediate whose production is driven by a promoter in the LTR, copia in Drosophila, TY in yeast, THE1 in human, and BS1 in maize. Non-retroviral retrotransposons, poly A at the 3' end of the RNA transcript, 5' end is often truncated, reverse transcriptase and endonuclease, यहाँ पे integrase था, यहाँ पे endonuclease है, moves via RNA intermediate that is often synthesized from a neighboring promoter. F element in Drosophila, L1 in human and SYN4 in maize. ठीक है, याद करेंगे ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोजेस है आपका जब डीएनए ओनली ट्रांसपोजोन्स है। जब आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इंटीग्रेज आ रहा है तो रेट्रोवायरल लाइक रेट्रो ट्रांसपोजोन्स है, और नॉन रेट्रोवायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स में आ रहा है आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज एंड एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, एग्जाम्पल जरूर याद रख के जाएंगे। पी एलिमेंट आपका ड्रोसोफिला में आ रहा है, एसिडेसिमेज आ रहा है, TN3 TN10 एंड TAN3 डीएनए में आ रहा है, कोपिया TY1 ईस्ट, THE ह्यूमन, BS1 मेज आपका रेट्रोवायरल में आ रहा है, और नॉन रेट्रोवायरल में आ रहा है F एलिमेंट ड्रोसोफिला, L1 ह्यूमन एंड सिनफोमेस। अगेन रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, सजेशन है, एज अ मेंटर, एज अ टीचर, एज अ सीनियर, as someone who has failed CSIR exams many times, as someone who has qualified DBT JRF twice, ICMR JRF twice, GATE twice, CSIR twice, and many other exams twice. NII का मैंने एग्जाम 2 बार क्वालिफाई किया है, तो इतना एक्सपीरियंस हो जाता है आदमी को कि उसे समझ में आ जाता है। तो प्लीज इसके एग्जाम्पल्स को और इसके आप क्लासिफिकेशन को प्लीज एक बार लिख लिख के याद करेंगे प्लीज। ओके, आगे चलते हैं। अगेन बहुत सिंपल सवाल है। अगेन मैं ये नहीं कहूंगा कि इस सवाल पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, बट हाँ, गलत नहीं होना चाहिए। ये सब आपको पता है। mRNA रेगुलेट जी, देखिए एक चीज है जो हमेशा कंफ्यूज करती है, जिसने मुझे बहुत कंफ्यूज किया था, हो सकता है आपको भी करती हो। ठीक है, microRNAs regulate gene expression by blocking the transcription of specific mRNA and cause their degradation. Small interfering RNA turn off the gene expression by directing the degradation of selective mRNAs and establishing a compact protein structures. ठीक है, ये चीज है, इंपॉर्टेंट है, और ये किस तरह से काम करती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। PIRNAs, PV इंटरेक्टिंग RNAs होते हैं, बाइंड टू PV प्रोटीन्स, प्रोटेक्ट द जर्म लाइन फ्रॉम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, and long non-coding RNAs, many of which serve as scaffolds. Scaffolds क्या होते हैं? अच्छा, what are scaffolds? Scaffolds आपने बहुत बार सुना होगा। Scaffolds क्या होते हैं? वो अरेंजमेंट्स होते हैं, ठीक है, जहां पे कोई चीज आके बाइंड कर सकती है। इस तरह से समझ लीजिए कंटेनर टाइप की चीज होती है। हालांकि ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं ब्लंट एग्जाम्पल है, बट हाँ समझने के लिए ठीक है। ठीक है, दे रेगुलेट डाइवर्स सेल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग एक्सोक्रोम इनएक्टिवेशन। टीआरएनए क्या है, आरआरएनए क्या है, एमआरएनए क्या है, एसएनआरएनए क्या है, एसएनओआरएनए क्या है,
अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, CSIR पढ़ रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि इतना तो आपको पता होगा। फिर भी किसी भी एरिया के कंफ्यूजन में आप इसको पढ़ते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। ओके, अगेन मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा आपको क्योंकि आपको पता है। 5 सेकंड का पॉज लेंगे, आराम से देखेंगे, इस चीज को याद कर लेंगे। ठीक है, कोई ऐसी चीज इसमें नहीं है। जैसे SI RNA, LNC RNA और SNRNA पॉल 2 के थ्रू जाते हैं, RNA पॉल 3 के थ्रू 5s rRNA जाता है, सम SNRNA जाते हैं, जीन्स फॉर ऑल स्मॉल RNA जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होगा, प्लीज इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए और हम आगे चलते हैं। ठीक है, ओके। अगेन ये वही आपकी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको शायद पहले की टेबल्स में भी पढ़ाया था। यहाँ पे एक एडेड इंफॉर्मेशन है, एक चीज और है जो यहाँ पे इस किताब में नहीं है। वो ये है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B रिकॉग्नाइज द BRE एलिमेंट्स इन द प्रमोटर। अब ये BRE एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ये BRE एलिमेंट्स होते हैं बी रिकॉग्निशन एलिमेंट दैट आर important for transcription initiation and that are specifically found in archaean and eukarya the organisms। archaea में और यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। बाकी ये वही चीजें हैं जो आपको लेनेंजर वाली टेबल्स में भी कॉमन मिली थी और इसमें भी। देखिए पूरी बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी वो सब लिंक्ड है, कॉमन ही है। वो 13 की 13 यूनिट्स जो लिखी हुई है ना CSIR में, वो इसीलिए लिखी हुई है क्योंकि वो सारी की सारी लिंक्ड है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, अगेन इनहिबिटर ऑफ प्रोटीन और RNA सिंथेसिस। आई कैन नॉट एम्फसाइज ऑन दिस द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टेबल। अगर ये टेबल मेरा सही होता तो मेरे पास JRF होता नेट की जगह। ठीक है, मैं ये गलती करके आज को, इसलिए आप नहीं करेंगे। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन कहाँ बाइंड करता है? अमीनो एसिड tRNA ऑफ द ए साइड ऑफ द राइबोसोम। स्ट्रेप्टोमाइसिन कहाँ बाइंड करता है? Transition from translation initiation to chain elongation also causes miscoding. Chloramphenicol peptidyl ट्रांसफरेज एक्टिविटी को ब्लॉक करता है ऑन राइबोसोम 2। एरिथ्रोमाइसिन exit channel को ब्लॉक करता है ऑन राइबोसोम एंड thereby inhibits elongation of the peptide chain। रिफामाइसिन blocks initiation of RNA chains and by binding to the RNA pol। ठीक है, प्यूरोमाइसिन क्या करता है? प्रीमेच्योर रिलीज ऑफ द नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स बाय इट्स एडिशन टू द ग्रोइंग चेन। ठीक है, एक्टिनोमाइसिन डी क्या करता है? बाइंड्स टू DNA एंड ब्लॉक्स द मूवमेंट ऑफ RNA पॉल। साइक्लोहेक्सामाइड क्या करता है? ट्रांसलोकेशन रिएक्शन ऑफ द राइबोसोम करता है। एनसियोमाइसिन क्या करता है? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, ब्लॉक करता है, और अल्फा एमिनिटिन mRNA सिंथेसिस को ब्लॉक करता है बाय प्रेफरेंशियली बाइंडिंग टू पॉल 2। एक यहाँ पे चीज जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ये है, the ribosomes of eukaryotic mitochondria and chloroplasts often resemble those of the bacteria in their sensitivity to inhibitors. Therefore, some of these antibiotics can have deleterious effect on human mitochondria। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा याद रखेंगे। इसका एक सी पार्ट का क्वेश्चन बन सकता है, रादर मैं बनाऊंगा जब आपको क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा, तब मैं बनाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा इसमें। ओके, चलिए। ये आपकी स्लाइड है जो कि आपको बता रही है कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट आर कैटलाइज्ड बाय राइबोजाइम्स। पेप्टाइडल फॉर्मेशन इन द प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोमल RNA, RNA क्लीवेज, RNA ligation, सेल्फ स्प्लाइसिंग RNA, RNAP, also in vitro selected RNA। ठीक है, DNA क्लीवेज, सेल्फ स्प्लाइसिंग RNA, RNA स्प्लाइसिंग, सेल्फ स्प्लाइसिंग RNA, RNA इन प्लाइसोसोम। उसके बाद इन विट्रो सेलेक्टेड RNA में कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको मिल सकती हैं कभी स्टेटमेंट वाइज में, वैसे इस स्लाइड की ज्यादा कोई अहमियत है नहीं। आगे चलिए। ओके, थैंक यू सो मच। हमारा सेशन यही खत्म होता है। हालांकि ये सेशन थोड़ा सा लंबा खींच गया क्योंकि मुझे कुछ चीजें एक्सप्लेन करनी थी। ठीक है, फिर भी इतना अगर आप टाइम दे सकते हैं तो आपको देना चाहिए। ओके, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस
वंडरफुल पॉजिटिव रिस्पॉन्स ऑन माई प्रीवियस वीडियोस। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट ही एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है मेरे सक्सेसफुल होने का। तो हैप्पी लर्निंग। एक आपसे रिक्वेस्ट है और एक वो भी है कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट #PDF टाइप करिए कमेंट सेक्शन में नीचे, तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो कि हमारा होगा थर्सडे को। इंपॉर्टेंट टेबल्स लेके आएंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल, रिटन बाय वन ऑफ द ऑथर्स इज ब्रूस अल्बर्ट से। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टेक केयर, बाय।